हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकिस्तान। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोफेशनल एथलीट से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने 22 इयर्स के बाद ताइक्वांडो खेलना स्टार्ट किया और कुछ ही समय में अपना नाम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही बढ़िया बना लिया है। इनका नाम है चैतन्य इनामदार। तो चलिए बात करते हैं चैतन्य से और जानते हैं कि उनके करियर प्लान क्या हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे और उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हमारे साथ हैं चैतन्य इनामदार। थैंक यू सो मच चैतन्य फॉर ज्वाइनिंग अस। श्योर। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप यहाँ पे आए, बहुत बढ़िया लगा आपको देख के। आपका जो अचीवमेंट्स देखे मैंने, काफ़ी अच्छे आपके अचीवमेंट्स हैं और काफ़ी कम टाइम में आपने इतने अचीवमेंट्स अचीव किए हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। मैंने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया, वहाँ पे जिस तरीके से आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है कुछ ही समय में, वो बहुत ही लाजवाब है। सो सबसे पहली चीज़ क्या वो नेचुरल है? अगर हाँ तो किस तरीके से आपने इसको किया है? ओके, सो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं एकदम मतलब ताइक्वांडो ही खेल रहा था तब मैं, और मैं एकदम ऐसा क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं बहुत ऐसा होपलेस फील कर रहा था। एक टाइम आ गया था जिसकी वजह से मैं एकदम होपलेस हो गया था और मैंने सब डाइट ट्रेनिंग छोड़ दी थी और डाइट फॉलो करना भी मतलब सब छोड़ दिया था मैंने। फिर मेरा साउथ एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ, वो हालत में मतलब वो मोटे से एकदम मोटा सा था मैं, और मेरा वेट नॉर्मली जो 95 केजीज होता है वो उस समय मेरा वेट 115 केजीज था। और तो साउथ एशियन गेम्स में मैं ऐसे मतलब एक हफ्ते का जो कैंप हुआ उसमें मेरा 5 किलो घट गया। लेकिन ऐसा होता है कि जब खेलते हैं तब ऐसा फील होता है नहीं यार, अब मतलब वो डिप्रेशन साला जो भी था वो सब सारा चला गया। और मैंने सोचा कि वेट पहले जैसा कर लेता हूँ। तो साउथ एशियन गेम्स में ऑब्वियसली जो मेरा परफॉर्मेंस था उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, और मैंने उसी टाइम ठान लिया कि मैंने अपना वेट कम कर ही लेना है, मेरे नॉर्मल वेट पे आना ही मैंने कोई भी हालत में। तो उसके जैसे ही गेम्स ख़त्म हुए मैंने वर्कआउट एकदम विगरस ट्रेनिंग शुरू किया मैंने, और डाइट वगैरह सब फॉलो किया। मैं वेट लॉस के लिए मैंने ऑब्वियसली हमारा रेगुलर जो कैलोरी डेफिसिट जो होता है वो मैंने उसका मुझे भी सब प्लानिंग वगैरह करने खुद से आता है डाइट का, और मतलब मैंने उतना काफ़ी मतलब पढ़ता हूँ डाइट के बारे में। तो खुद का डाइट प्लान मैंने खुद से बनाया, वो उसको एकदम कंसिस्टेंटली फॉलो किया, और एक हफ्ते के अंदर मेरे 10 किलो घट गए थे। ओह वाह! सॉरी, एक हफ्ते नहीं, एक महीने के अंदर। एक महीने के अंदर? हाँ, अभी ये थोड़ा रियलिस्टिक है कि हाँ आपने इतना टाइम दिया, बिकॉज कैसा होता है कि जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो आपके लिए आसान होता है कि आप ज़्यादा वेट कम टाइम पे लूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप पहले एक ऐसे एथलीट हो जिसने ताइक्वांडो 22 इयर्स के बाद खेलना स्टार्ट किया। इस एज में लोग रिटायर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। मैंने बहुत से ऐसे एथलीट देखे जिन्होंने 22 इयर्स में रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन आपने वहाँ से स्टार्ट किया और वहाँ से स्टार्ट करने के बाद आप साउथ एशियन गेम्स में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे हो। सो कैसे, मतलब क्या रीज़न था कि आप 22 इयर्स पे आपने स्टार्ट किया? सो मेरे फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है कि सब मार्शल आर्टिस्ट है मेरे फैमिली में। मेरे मामा, मेरी मॉम, मेरे डैड, उनके भाई जो मेरे काका है, और उनकी वाइफ भी। तो सब मार्शल आर्टिस्ट थे, सब पहले कराटे और जूडो में थे, और उसमें से बाद में ताइक्वांडो में ट्रांजिशन हो गए सब लोग। तो मेरा बचपन सब इसी में गया। उनकी बड़ी सी एकेडमी थी, और मेरे डैड का पूरे मतलब महाराष्ट्र की मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में उनके ब्रांचेस थे। वो उन्होंने गांव में जाके लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया, उनको क्लास खड़े करके दिए खुद के। और उसके वजह से आगे ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोग उनमें से अभी पुलिस में है, बहुत सारे लोग उनमें से अभी डिफेंस फोर्सेस में है। आपको यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपने बात की आपके फादर की, आपके फादर ने इतना सारा मार्शल आर्ट को इतना प्रमोट किया, काफ़ी लोगों को क्लास ओपन करके दिया। सो आपके फादर के बारे में मैंने एक चीज़ सुनी है, क्या वो सच है कि उनको महाराष्ट्र में काफ़ी लोग फादर ऑफ मार्शल आर्ट बोलते हैं? ऐसा, हाँ, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं ऐसा क्लेम नहीं करूंगा कि ऐसा उनको ऑफिशियल सबने टाइटल दिया है, काफ़ी लोग बोलते हैं उनको। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल लोग बोलते हैं। लेकिन अभी भी मेरा क्वेश्चन वही है कि 22 इयर्स में आपके दिमाग में क्या आया कि आप प्रोफेशनल ताइक्वांडो की तरफ आप मूव किए? तो ऐसा था कि बचपन मेरा सब इसी में गया। बाद में मैं 8 साल का था तब उनका डेथ हुआ, जिसके वजह से मैं मतलब ये सीन से बहुत दूर हो गया था। लेकिन 20-21 साल की उम्र में मुझे
मैं रेगुलर लोगों जैसा एक जॉब परस्यू कर रहा था, ग्रेजुएशन अपना ख़त्म करने देख रहा था, और मैंने रियलाइज़ किया कि ये लाइफ से मैं बिल्कुल हैप्पी रह नहीं सकता पूरे, मतलब मैं कितने भी पैसे कमा लूँ इसमें से, मैं इससे हैप्पी बिल्कुल नहीं रह सकता मैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि जो मेरे फादर कर रहे थे मैं वही करूँगा। तो मैंने उस टाइम एज क्या है ये सब सोचा नहीं, मैंने बस ये डिसाइड किया सब, मतलब ये मेरे ऑब्वियसली मेरे मतलब सबकॉन्शियस से आ गया मेरे अंदर कि अगर मैंने मतलब माइंड ने अगर ठान ली तो सब कुछ हो सकता है। तो मैंने एज के बारे में सोचा ही नहीं उस समय, ओके बस डिसाइड कर लिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको जो टाइम फ्रेम है वो 7 से 8 साल आपने प्रोफेशनली इस गेम को दिया है। सो बेस्ट मोमेंट आपके लिए अभी तक का क्या रहा है? कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आपके लिए आप बोल सकते हैं कि ये मेरा अभी तक का बेस्ट है? साउथ एशियन गेम्स का जो सिलेक्शन हो गया था उसमें फाइनल में जीतना वो मेरा बेस्ट मोमेंट। कौन था आपका अपोनेंट? कौन था फाइनल में? मेरा अपोनेंट ऋषभ चौधरी था, और ऋषभ चौधरी जो यूपी का प्लेयर है। यस, साई में ट्रेनिंग करते हैं, अभी वो दूसरी एकेडमी पीस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ओके, सो उस टाइम ऐसा था कि मेरा वेट, जैसे मैंने कहा, मेरा वेट सब 115 वगैरह हो गया था और मैं ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन होता है ना, मतलब जो रेपिटेशन हम करते रहते हैं ताइक्वांडो में, उसकी वजह से वो मसल मेमोरी में फिट हो जाते। तो मैं बस वो ट्रायल बस मैंने मसल मेमोरी के दम पे जीत लिया मैंने। मसल मेमोरी से एक क्वेश्चन जो जनरेट हुआ है आपका कि अगर आपका वेट देखें तो आप समवेयर अराउंड 100 kg हमेशा रहते हो, हाँ राइट? तो आपको ट्रेनिंग में किस तरीके से डिफिकल्टी होती है यहाँ पे? बिकॉज आपके वेट के जो एथलीट हैं वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, आप जिनके साथ आप ट्रेनिंग कर सकते हो। तो आप कितना ज़्यादा चैलेंजिंग मानते हो इस चीज़ को? कितना चैलेंज आपको ट्रेनिंग में होता है, और इसके क्या डिसएडवांटेज आपको फाइट में होते हैं, आपको चैंपियनशिप में होते हैं? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है एक्चुअली। होता क्या है, बहुत सारे लोग, आपको ट्रेनिंग पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। वही मैं, और जो मिलते होंगे आप उन पे पावर यूज़ नहीं कर सकते, राइट? हाँ नहीं, लेकिन काफ़ी लोग बोलते भी होंगे बिल्कुल बिल्कुल कि आप पावर यूज़ मत करो। कोई खड़ा ही नहीं होता है कोई खड़ा नहीं होता। बहुत मुश्किल से लोग खड़े होते हैं, पैड पकड़ने में या फाइट करने में बहुत मुश्किल से लोग खड़े होते हैं। और उसकी वजह से होता ऐसा है कि सेंसर्स जो है उसका हर एक वेट कैटेगरी के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड होता है। बिल्कुल। तो हेवी वेट का ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बड़ा वाला थ्रेशोल्ड होता है पावर का, और अगर ट्रेनिंग में हम उतनी पावर यूज़ नहीं करते हैं तो सेंसर्स पे स्कोर नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो आदत जो होती है वो मतलब ढंग से लगती नहीं है, बिकॉज आपके जो मसल्स हैं, आपका जो माइंड है वो ट्रेन नहीं हुआ है उतनी पावर यूज़ करने के लिए। बिल्कुल। जब वो ट्रेन नहीं हुआ है तो आप डायरेक्टली उसको कंपटीशन में यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल ब्रेन बोलता है मेरे को तो सिखाया नहीं आपने, और मेरे से कैसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपको लास्ट मोमेंट पे आपको रिजल्ट ला के दूँ। परफेक्ट बात बोली आपने। सो अभी आप का कोई ट्रेनिंग पार्टनर है जिसके साथ अभी आप ट्रेन कर रहे हो? जी हाँ, मैं अभी जलगांव डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ट्रेन कर रहा हूँ वहाँ पे एक बंदा है, निकेतन खोड़के। फाइनली आपको एक एथलीट मिल गया जो आपके साथ ट्रेन कर सकता है। वेरी गुड। तो उसका नाम है निकेतन खोड़के, वो भी एक हेवी वेट है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है अपने ताइक्वांडो करियर के साथ। और एक थोड़ी वैरायटी डालने के लिए मेरा एक सबअर्बन मुंबई का दोस्त है जिसका नाम है आसिम सिंह सोडी। ओके। तो वो भी जलगांव आ जाता है मेरे साथ ट्रेनिंग करने कभी कभी। अभी आपने स्ट्रगल की बात की तो स्ट्रगल से एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि आपने काफ़ी लंबे टाइम तक महाराष्ट्र में स्टेट में गोल्ड मारने के लिए स्ट्रगल किया, और या फिर आपने बहुत चैलेंजेस थे आपके लिए, और जिनको आपने हराया बहुत ही अच्छे प्लेयर है वो। हाँ। और वो खुद छत्रपति अवार्डी हैं। हाँ। सो कैसा आपका एक्सपीरियंस था उनके साथ? इतना लंबे टाइम तक आपने खेला और उनसे जीतने के बाद क्या एक्सपीरियंस था आपका? तो उनका नाम ही ले लेते हैं हम। महेंद्र सर बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। नाम है महेंद्र गोकोय, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत अच्छे सर हैं, मेरी भी उनसे बात होती है, काफ़ी अच्छे हैं। ओके, सो ऐसा था कि मैं नया आया था जब ताइक्वांडो में, तब मेरी पहली जो स्टेट काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो बहुत एक्सपीरियंस बिल्कुल है, और उनको किस समय क्या करना चाहिए बहुत अच्छे से पता है। तो उनके साथ जब पहली बार फाइट हुई मुझे लगा यार मैं लंबा हूँ, मैं तो मार दूंगा इनको। क्या है ये, तो मतलब एक्चुअली उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एकदम चौड़े हैं, और उनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो इतना फास्ट मूवमेंट कर पाते हैं। और मैं ऑब्वियसली वो ट्रैप में फंस गया मैं, और पहली फाइट में मार खा गया उनसे बस। चलो, तो मैंने सोच लिया कि चलो अगली बार हराएंगे, लेकिन अगली बार अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बार जब उनके साथ खेला तब अंडर एस्टिमेट तो करके नहीं गया था,
लेकिन जो एस्टिमेट किया था मैंने उससे भी ज़्यादा उन्होंने अच्छा खेल दिया, तो उसमें भी हार गया मैं उस वक्त। ओके तो ऐसा हो गया था कि वो मेरे एकदम नेमेसिस फिगर हो गए थे। नेमेसिस मतलब जिसको हम कभी नहीं हरा सकते, लेकिन हराना ही ऐसे ऐसे फिगर हो गए थे वो मेरे लाइफ में। और मतलब मैं ये भी बोल दूंगा कि सपने में भी वो आने लगे थे कि वो मुझे हरा रहे हैं, तो इतना बुरा समय हो गया था मेरे वो लाइफ में वो। लेकिन फाइनली एक बार एक टूर्नामेंट आ गई जिसमें वो खेल रहे थे, स्टेट टूर्नामेंट कोल्हापुर में थी 2017 में, और मैंने उस टाइम अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह की थी, और अपने माइंड को भी मैंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया था उस टाइम, जो पहले के फाइट्स में लैकिंग था। उस फाइट के पहले मैं उनसे 3 बार हार चुका था। ऐसे मतलब हम सोचते कि चलो तीसरी बार हरा देंगे, लेकिन मैं तीसरी बार भी हार गया था उनसे। तो उसके बाद मैंने तो मतलब जो होएगा देखा जाएगा, जो होएगा हमारे हाथ में जितना है उतना करना है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा सोच के मैं गया, और टूर्नामेंट के 2 दिन पहले मुझे डेंगू हो जाता है। डेंगू मतलब मेरा प्लेटलेट काउंट उस समय 89,000 था, मतलब इतना फीवर तो 104 तक गया था, इतना बुरा हाल था मेरा। और मेरे कोच ने भी उसके बावजूद आपने मैनेज किया और वहाँ पे आपने मेडल। मेरे कोच ने भी उस टाइम मुझे मतलब बोला कि देख तेरे पे खेलना है कि नहीं। मैंने आप उस टाइम पे एक्सक्यूज दे सकते थे, राइट? बिल्कुल दे सकता था। बट नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हैवी वेट खेलते हो, तो कौन सा ऐसा इंटरनेशनल एथलीट है जिसको आप फॉलो करते हो, जो आपको अच्छा लगता है बेसिकली? ओके, सो कोई भी ले सकते हो आप, इंडिया से भी नाम ले सकते हो, इंटरनेशनल भी नाम ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। कोई भी एथलीट, ज़रूरी नहीं आप हैवी वेट से ही लो, किसी भी वेट कैटेगरी का एथलीट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। सो मुझे हैवी वेट, ओके, सो मैं पहले मेरा फेवरेट वेट कैटेगरी जो है मैं उसकी बात करूंगा, फिर हैवी वेट में बोलता हूँ मैं। मेरा फेवरेट वेट कैटेगरी है वेल्टर वेट देखने के लिए। और उसमें मैक्सिम क्राम्पसोव और मिलाद बेगी, ये दोनों मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं। उनके गेम मतलब मैं एम्यूलेट करने देखता हूँ बहुत सारे अपने इसमें। तो वो दोनों का गेम एकदम मतलब उनकी 19-20 बहुत होती है, तो आइडलाइज करने जैसे लोग हैं वो दोनों। हैवी वेट में मेरा फेवरेट ऐसा है तो सजाद मर्दानी है, जो ईरान का प्लेयर है। और उनकी भी ऑलमोस्ट मेरे जितनी हाइट है, थोड़ी सी कम होगी मेरे ख्याल से। तो और उनके साथ हमारे इंडिया के भी प्लेयर्स ट्रेन कर चुके हैं, तो उनके बारे में बात करते रहते हैं। तो सबका प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है ताइक्वांडो को लेके? कितना आप आगे जाना चाहते हो और कितना ज़्यादा सीरियस है इस गेम को लेके? क्या आपके कोई प्लान है कि आने वाले टाइम पे 2022 एशियन गेम्स आने वाले हैं, उसके बाद 24 ओलंपिक्स आने वाले हैं, सो क्या आप उस लेवल तक अभी परफॉर्म कर रहे हो? परफॉर्म तो बिल्कुल कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी मेरी उतनी जोरों की चल रही है। टारगेट अभी के लिए तो मैंने एशियन गेम्स रखा है। ओके, 2022। और ऐसा होता है कि लेकिन आपको पता है वो एशियन गेम्स चाइना में है। हाँ। कोई बात नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका इतना लंबा करियर हो गया है, आपने ओपन इंटरनेशनल, जिसको हम बोलते हैं रैंकिंग चैंपियनशिप, बहुत कम खेलते हो, और इंडिया में बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो रैंकिंग चैंपियनशिप बहुत कम खेलते हो, तो क्या रीज़न है आपका रैंकिंग चैंपियनशिप कम खेलने का? ओके, सो उसका रीज़न ऐसा है कि इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज़्यादा महंगा होता है। उसके बाद वहाँ की एंट्री फीस जो होती है वो भी सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और फिर हमें बस खुद का खर्चा नहीं करना होता है, हमारे कोच को भी लेके जाना होता है, तो उनका भी खर्चा लेना पड़ता है। ऑलमोस्ट डबल हो जाता है फिर आपके लिए। बिल्कुल। तो और इतनी सारी ओपन टूर्नामेंट्स होती रहती हैं, तो एकदम एक तो उसमें से पिक करना मुश्किल होता है, और पिक करते हैं तो हम जो सबसे नज़दीक जहाँ पे सबसे कम खर्चा वो पिक कर लेते हैं बहुत सारे लोग। और ऐसे में अगर मनी का अगर ऐसा शॉर्टेज रहा तो ये पीस ऑफ माइंड नहीं रहता, और उसमें आपका जो परफॉर्मेंस आना चाहिए उस टाइप का परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाते। नहीं, वो उस टाइम की बात हो गई, लेकिन कंटिन्यूसली वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं होता है। ट्रू। हर एक टूर्नामेंट में जाके खेलना पॉसिबल नहीं होता है अगर फाइनेंशियल बैकिंग ना हो। अगर स्पॉन्सर वगैरह मिल जाए सबको तो बिल्कुल, या फेडरेशन भी अगर खर्चा उठाने लगी सबका इस मामले में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इंडिया के अंदर जो गेम होता है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। आपके हाथ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या है, क्या आप दिखा सकते हैं वो? हाँ, वो मेरा टैटू है। What does it mean? Okay, so I want you to, there has to be some reason behind it. So reason क्या है इसके पीछे, आपने जो टैटू कराया है, और इसका मतलब क्या है? ऑडियंस को बताओ, ऑडियंस जानना चाहती है।
सो नॉर्मली मैं बहुत सीक्रेटिव रहता हूँ मेरे टैटू के बारे में। नहीं, बट आपको लोग पसंद करते तो जानना चाहते कि भाई क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे का। तो ये वर्ड जो है इम्पीरियम, इसका मतलब है एब्सोल्यूट पावर। और एंड पावर तो आपके अंदर कूट कूट के भरी है। लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट हो जाएगी, ट्रेनिंग करो होते जाएगी। बिल्कुल। तो मेमेंटो देखा है आपने, जिसका कॉपी गजनी ने बना है? नहीं बिल्कुल नहीं। मेमेंटो मैं मूवीज़ बहुत कम देखता हूँ। टैटूज़ का मुझे शौक बिल्कुल नहीं है, टैटूज़ मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है एक्चुअली। लेकिन मेमेंटो में वो बंदा जो टैटू बना था उसको कुछ तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होते रहता है। तो वो खुद पे टैटूज़ बनाता है और टैटूज़ से खुद को याद दिलाता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो मैंने वो कंसेप्ट थोड़ा उठाया और मैं बस ये टैटू के पास देखता हूँ तब मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि मुझे एब्सोल्यूट पावर कमानी है। दैट्स गुड। चैतन्य, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा और आने वाले टाइम पे भी हम आपको कवर करना चाहते हैं। आप जैसे कि आपने बताया कि आप एशियन गेम्स में खेलना चाहते हो जी। सो अगर आप एशियन गेम्स खेलते हो तो ऑब्वियसली बात है हम आपको कवर करेंगे। और किसी भी तरीके का आपको सपोर्ट चाहिए हमारी टीम से, हमारे चैनल से, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर एथलीट्स, वेदर इट्स न्यूट्रिशन, वेदर आपको किसी भी तरीके की और गाइडेंस चाहिए, अगर आपको बेस्ट एकेडमीज़ के बारे में जानना है, बेस्ट कोचेज़ के बारे में जानना है, तो इस चैनल में पहली बात सारे हम आने वाले टाइम पे कवर करने वाले हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला न्यूट्रिशन, उसके अलावा अगर आपको ताइक्वांडो स्पेसिफिक फिटनेस ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, बिकॉज हमारे जो एथलीट हैं ताइक्वांडो रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं करते हैं, वो एक जो बॉडी बिल्डर होता है ना उसकी ट्रेनिंग करते हैं, जिससे कि उनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाता। तो इस तरीके की भी अगर आपको फ्यूचर में हमारे से हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज रेडी। और हम लोग हमारी खुशनसीबी होगी कि अगर हम आप जैसे एथलीट जो हैं उनकी हेल्प कर पाएँ, जिससे कि आपका जो ड्रीम है आप इंटरनेशनल लेवल परफॉर्म करें और हम सबको, हमारे देश को प्राउड फील कराएं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये थे चैतन्य इनामदार हमारे साथ। आने वाले टाइम पे आपको इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट्स देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ कोचेस और इंडिया की बेस्ट एकेडमीज आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।